दिवाली की अगली सुबह थी। मैं कितने सालों बाद इतने इत्मीनान से घर आ पाया था। रात भर माँ पापा से बातें की थी, छुटकी के ताने सहे थे और खुद को वचन दिया था कि अब हर दूसरे महीने आया करूंगा घर वालों से मिलने याद शहर। झूठा कहीं का। मैं जानता था कि बड़े शहर जाते ही मैं फिर से घड़ी की सुई बन जाऊंगा जो रोज उसी रास्ते पर बेमकसद बेमुरव्वत दौड़ती रहती है, बिना रुके, बिना सोचे समझे, या शायद बहुत ही सोची समझी जिंदगी जी रहा हूं मैं। जैसे जिंदगी गणित हो, मैथमेटिक्स या फिजिक्स का कोई इक्वेशन। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था ऐसी जिंदगी जिसमें दशहरे के मेले का शोर हो, जिसमें 412 नंबर बस फिर से मिस कर देने की झुंझलाहट हो, जिसमें लोटे वाले की जलेबी की मिठास हो, जिसमें गर्मी की दोपहर में उसके इंतजार का सन्नाटा हो, जिसमें उसकी बेमतलब, बेसाख्ता, बेपरवाह हंसी की खनक हो। लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ मैथ्स का इक्वेशन बन के रह गई थी। नम्रता की शादी हो रही थी। इतने सालों खामोशी से, बेवकूफी से जिसको प्यार किया, भूले शहर की मेरी वो पड़ोसन किसी और शहर में किसी और की पड़ोसन बनने जा रही थी। मैं जानता था मैं उसकी शादी में जाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बार उसका चेहरा देखे बिना शहर छोड़ने का दस्तूर भी नहीं है ना। मैंने माँ को आवाज देके कहा, माँ पराठे मत सेको, मैं आके नाश्ता करूंगा। 7 मिनट बाद मैं उसी पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने नम्रता की दहलीज पे खड़ा था। शास्त्रों में लिखा है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। शास्त्रों में लिखा है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को। लेकिन वो शास्त्रों को मानती ही कहां थी। दरवाजा खोला, स्वागत न आओ भगत, दुआ न सलाम, गुस्से के पत्थर आंखों से बरसाने शुरू कर दिए। बोली, घड़ी ठीक करवा के आने में 3 साल लगते हैं। यही कह के तो गया था मैं, बस अभी आया। शहर छोड़ रहा हूं ये उसको बहुत वक्त तक बता ही नहीं पाया, और जब बताया तो वो मुझसे छूट चुकी थी। कुछ भी तो नहीं बदला था इस घर में। वहां जहां मैं एक शर्मीला आशिक अपने दिल की बात छुपाए कितनी शामें बिताता था। ड्राइंग रूम में सामने नम्रता की डिबेटिंग की ट्रॉफी, अंकल की रिटायरमेंट के दिन की तस्वीर, एक गुलदस्ते में प्लास्टिक के फूल। शुक्ला अंकल अंदर से आए, कहीं बाहर जा रहे थे। बोले, अरे तुम्हारी खैर नहीं है, अब इतने दिन क्यों नहीं आए? पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा अब थानेदार साहिबा को। अंकल के जाते ही मुझको लगा जैसे मैं और वो फिर कॉलेज में थे और हिस्ट्री की क्लास साथ में बंक करके आए थे। मैंने कहा, सुना शादी कर रही हो? कंग्रेचुलेशंस। वो बोली, प्याज के पकौड़े खाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम खुश हो ना? वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुमने कभी कह के तो देखा होता। मैंने कहा, कहना बहुत चाहा। वो बोली, तुम बस चाहते ही रहना, बस करना कुछ ना। तुम्हारे साथ 6 फेरे लेने के बाद मैं
पिछले 3 साल तक सोचती रही कि आखिर तुमको आखिरी फेरा कब याद आएगा। मैंने कहा 6 फेरे? उसने कहा दूल्हा काफी भुलक्कड़ है। पास में कहीं प्राइमरी स्कूल की छुट्टी हो रही थी। वही कान फोड़ो घंटी फिर बज रही थी। स्कूल की बसों का शोर, आइसक्रीम और चाट वालों की चीख पुकार, साइकिल की घंटियां, बच्चों की हंसी, और वो मेरे मोहल्ले की सबसे बातूनी लड़की अचानक चुप हो गई थी। मैंने फिर से कहा 6 फेरे? वो आखिरकार बोली नरेन की शादी के एक दिन पहले हम मनीष नगर मार्केट गए थे। मेरी मोपेड खराब हो गई थी और मैंने तुमको अपनी बाइक पे मार्केट ले जाने के लिए कहा था। क्रिकेट का मैच था लेकिन फिर भी तुमने ना नहीं कहा। मैंने वर्मा सूट भंडार से साड़ी के फॉल खरीदे, दुकानदार से 10-10 रुपए के लिए झकझक की, और जब तुम हंसने लगे तो तुमको घूर के चुप कराया। मैं फिरोजाबाद बैंगल स्टोर में 1 घंटे चूड़ियां खरीदती रही, हर रंग पे तुम्हारी सलाह मांगी। पूजा सामग्री की दुकान से हवन का सामान खरीदा, लाल धागा, रोली, गणेश जी की आरती की किताब, चंदन, अगरबत्ती का पैकेट। फिर अग्रवाल स्वीट्स में तुमको छेने के रसगुल्ले खिलाए। तुमको पसंद थे इसलिए 2 किलो पैक कराए। बाद में घर में डांट भी पड़ी तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि छेना नहीं मुझको मोतीचूर के लड्डू ले जाने थे। फिर फलों की दुकान से फलों की टोकरी बंधवाई और तुमसे बिना मतलब यूं ही पूछा तुमको नाशपाती ज्यादा पसंद है या चीकू? फिर चाट खाने की जिद की और तुमको खींच के ले गई। 2-2 प्लेट टिक्की खाई, 1-1 प्लेट गोलगप्पा और मजे लेके तीखा पानी पिया, वहीं वर्मा सूट के साथ वाली दुकान में। वो हमारा पहला फेरा था। मैं जैसे अपने दिल की धड़कन महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो चाय के कप लेके किचन में गई, मैं पीछे पीछे चलता रहा। कप धोते हुए बोली, याद है मां जिद करती थी मैं सोमवार का व्रत रखूं? कहती थी अच्छा पति मिलेगा। तुमको न जाने मेरे अच्छे पति से, मेरे व्रत से बड़ी दुश्मनी थी। हा? चाहते ही होंगे ना कि अच्छा पति मिले। एक दिन तुमने गुस्से में कहा मैं भी चलूंगा मंदिर, देखूं भाई कैसे मिलता है अच्छा पति। तुम शायद मेरे और मेरे अच्छे पति के बीच में अड़ंगा लगाना चाहते थे। मैंने कहा मुझे तुम्हारा अच्छा पति ढूंढने से कोई परेशानी नहीं थी, तुम दिन भर भूखी रहती थी, इससे परेशानी थी। वो बोली एक बार कह के तो देखा होता, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मंदिर में हमने फूल वाले के पास चप्पलें उतारी, हैंडपंप पे हाथ धोए, गेंदे के फूल खरीदे और मैं अपने कई भगवानों से डील करने निकल पड़ी। हनुमान जी के छोटे से मंदिर से होते हुए शिवलिंग पे जल चढ़ाकर, दुर्गा जी की मूर्ति पर माथा टेकने के बाद, दान पात्र में 11 रुपए डालने के बाद फूल वाले से फिर अपनी चप्पलें वापस ली। वो हमारा दूसरा फेरा था। 2 महीने बाद होली की शाम मेरे हाथों की बनी गुजिया खाने मैंने तुमको जबरदस्ती घर पे बुलाया। तुमने झूठी तारीफ की। किचन में पानी पीने गए, मैं पीछे से प्लेट रखने आई। फिर तुमको न जाने क्या हुआ कि तुमने सबसे आंखें चुराकर मुझको जोर से बाहों में जकड़ लिया। पहली बार तुम्हारी बाहों ने हमारी नजदीकियों को नाप लिया था। यह हमारा तीसरा फेरा था। मुझे और चाय पीने का मन था, लेकिन नम्रता को अपने पापा का कुर्ता प्रेस करना था। बोली खुद ही बना लो। मैं अदरक छीलने लगा, वो किचन के सामने टेबल पे प्रेस करते हुए बोली
याद है वो लड़की जो तुमको हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखा करती थी? क्या नाम था उसका? मेघा। मैंने कहा पेन फ्रेंड थी मेरी, लेकिन तुम कितना जलती थी उससे? वो बोली जलती क्यों नहीं? इतनी बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल जो थे उस चुड़ैल के। याद है जब पहली बार उसने अपनी फोटो भेजी थी तुमको? तुम मेमने की तरह उसकी फोटो निहार रहे थे और मैं उसको छीन के भाग गई थी। तुम मेरे पीछे भागे डाइनिंग टेबल की बगल से, फिर किचन में आंटी को रास्ते से हटाते हुए, पीछे के दरवाजे से लॉन में, गुलाब की क्यारियों के पास, पीपल के पेड़ के बगल से। तुम्हारे चक्कर में छोटू की साइकिल गिर गई थी। फिर वापस आके तुम्हारे कमरे में हांफते हुए बेड पे धम से बैठ गई थी। तुमने गुस्से में फोटो वापस छीन ली थी। ये हमारा चौथा फेरा था। मेरे बर्थडे पे हम सब अपू घर गए थे। मैंने जिद की कि मैं मैरी गो राउंड पे बैठूंगी, कोई और जाने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर तुमने कहा चल मैं चलता हूं। जैसे ही झूला चलने लगा मुझे चक्कर सा आ रहा था, मैं डर गई थी। तुमने सबसे नजर चुराकर चलते हुए झूले पर मेरा हाथ पकड़ लिया था। वो हमारा 5वां फेरा था। फिर तुम चले गए। उसके पिछले दिन लोहड़ी थी। त्योहार के दिन मैं कितना रोई थी। मोहल्ले के सारे लोग लोहड़ी की परिक्रमा कर रहे थे और आग के चारों ओर चलते हुए मुझको सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा था। तुम मुझसे नजरें चुरा रहे थे, उस मुसाफिर की तरह जो अपने हमसफर को लंबे रास्ते पर पैदल चलता छोड़कर जिंदगी की किसी नई बस में सवार हो गया हो। तुम एक नया सफर शुरू करने जा रहे थे और मेरा रास्ता जैसे खत्म हो गया था। वो हमारा छठा फेरा था। 6 फेरे, सब कुछ याद था उसको, जैसे उन लम्हों की उसने गांठ बांध के रख ली हो। मैं अफसोस के समंदर में धीरे धीरे डूबता जा रहा था। सोच रहा था कि खुद के अलावा किसको ब्लेम करूं। काश हम लोग भी औरतों की तरह रो सकते हैं। काश अपनी तकलीफें खामोशी में दफन नहीं करनी पड़ती। 2 बजने वाले थे। सर्दी की दोपहर मेरे चेहरे से लिपट रही थी। उसको खो देने का एहसास इतना गहरा था कि और कुछ महसूस ही नहीं कर पा रहा था। उसने दूर सड़क पे देखा, उसके पापा वापस आ रहे थे। मैं जानता था कि ये कुछ लम्हे मेरे और उसके बीच आखिरी लम्हे थे। शुक्ला अंकल सीढ़ियों तक पहुंच गए थे। अचानक मैंने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों पर महसूस किया। मेरी आंखों में आंखें डाल के उसने कहा, काम अधूरा छोड़ने की आदत पुरानी है तुम्हारी, चलो आखिरी फेरा पूरा कर लें। उसके पापा सीढ़ियों पर चढ़ते चले आ रहे थे। उसने टीक की सेंटर टेबल पे मोमबत्ती जला ली और मेरा हाथ थामकर चारों ओर एक चक्कर लगाया। दरवाजे पे घंटी बज रही थी। पापा आ चुके थे। दरवाजे की तरफ जाने के पहले वो मुड़ी, बोली, मुझे खोने का गम मत करना। हमारे बीच जो भी था उसको याद करके कभी कभी मुस्कुरा लेना। घंटी फिर से बजी। वो बोली, मैनर्स नहीं है क्या? दूसरी शादी की मुबारकबाद भी नहीं दोगे? बस इतनी सी थी कहानी।